क्लास 10 स्टूडेंट, तो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। ये चीज़ हमें पता चल रही है आप सभी के आने वाले कमेंट्स के थ्रू। इन कमेंट्स में इतने सारे डाउट्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए पढ़ाई की, आप ये सब भी बता रहे हैं। तो आप अभी तक देख रहे थे हमारी एक सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि हमारे पिछले साल आए कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड है और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस है। तो इन्हीं पर हमने ये वीडियो पूरा आपके लिए बनाया। पूरी ये सीरीज थी जो कोर्स ए और बी के व्याकरण से लेकर आपकी दोनों लिटरेचर बुक पर भी आधारित है। तो अभी तक हम आपकी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न आपको जो है वर्णात्मक भी दे चुके हैं और बहुविकल्पी भी दे चुके हैं, लेकिन अभी आपकी जो पूरक पाठ्यपुस्तिका है वो है, अभी हमने आपको कृतिका के प्रश्न नहीं दिए, तो आज हम उन्हीं को लेकर आए। तो कृतिका से आने वाले प्रश्न जो हैं वो रहते हैं आपके वर्णात्मक प्रश्न। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आज लेकर आए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने अपने लगभग जो है व्याकरण को कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने जो है अपनी लिटरेचर बुक को भी काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब कर रहे हैं हम पूरक पाठ्य पुस्तिका। आज है क्लास 10 हिंदी कोर्स ए कृतिका भाग 2 के हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आप सभी को पता है कि इस प्रश्न से इस जो बुक से है इससे प्रश्न जो आते हैं वो दीर्घोत्तरीय रहते हैं, ठीक है। तो करीबन 60 शब्दों के आपके पास प्रश्न आएंगे, उन्हीं को हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी, क्यों? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। तो इस पूरी पुस्तक में हमारे पास 3 प्रश्न हैं, तो तीनों ही चैप्टर के हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है माता का अंचल, वहां से लिया गया है। क्या है, भोलानाथ जो है वो ज्यादातर समय पिता के साथ बिताता है, खाना भी पिता खिलाते हैं, लेकिन जब उनकी माँ कहती है कि भाई आप बहुत छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, तो जब वो बड़ा कौर खाएगा तभी मजबूत बनेगा और इस दुनिया में अपने लिए कोई एक मकाम हासिल कर पाएगा। तो इसलिए उनको ये लगता था कि पिताजी जो है उसको पूरा पेट भर का पोषण खाना नहीं दे पाते, है ना। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते, घुमाते फिराते, गंगा की ओर ले जाते, भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खिलाते थे। उनके हाथ से भोजन कर जब भोलानाथ का पेट भर जाता तब उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हट करती। वे बाबूजी से पेट भर ना खिलाने की शिकायत करती और कहती देखिए मैं खिलाती हूँ। देखिए अगर बच्चे का पेट भर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो और खाना नहीं खाएगा, लेकिन पिताजी से जहाँ भाई बच्चे ने एक बार बोला कि ठीक है आप पेट भर गया हम नहीं खाएंगे, तो माता जी कहती कि अरे देखिए उसने एक बार मना किया आपने छोड़ दिया, अब देखिए मैं खिलाती हूँ वो खाएगी। तो यहाँ पर माँ को और खिलाना चाहती थी सिर्फ इसलिए, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद भोलानाथ उतना भरपेट खाना नहीं खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार की भीतरी विविधता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब ये क्या हुआ था कि हमारे जो लेखक हैं वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे, तो जब हिरोशिमा विस्फोट हुआ तो उनके संपादकों ने उन पर लेख लिखने के लिए बोला, तो उन्होंने लेख तो लिख दिया, लेकिन शायद वो इतना अंदर तक उस विस्फोट की त्रासदी को अनुभूत नहीं कर पाए थे, उसकी अनुभूति वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जब वो खुद हिरोशिमा जाते हैं तब वहां पर स्थित सारी चीजों को देखकर उनका मन झंझोर जाता है, खास तौर से पत्थर पे बनी उस आकृति को देखकर। जिसके बाद वो जब लौट कर भारत आते हैं तो ट्रेन में बैठे ही बैठे वो मजबूर हो जाते हैं अपने अंदर की अनुभूतियों के द्वारा कि जो है अब उनको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसीलिए वो कविता लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, आगे जी के अनुसार भीतरी व्यवस्था लेखन के लिए विवश करती है और यह व्यवस्था अनुभूति से उत्पन्न होती है। अनुभूति किसी रचनाकार के हृदय के समस्त भावों को बाहर निकालने और उन्हें प्रकट करने में अधिक सक्षम होती है। तो कहने का मतलब है जो अंदर तक हम महसूस करते हैं उसे कविता में दे पाते हैं तो वो एक उत्तम रचना बन पाती है, क्योंकि सिर्फ समझ कर लिख देना एक अलग चीज होती है और एक पूरी तरीके से अनुभव करके लिखना वो एक अलग बात होती है। जब तक हृदय में अनुभूति ना जागे लेखन कार्य संभव नहीं है।
अज्ञेय जी बाहरी दबाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति को लेखन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं उसे। अनुभूति ही हृदय में संवेदना जागृत करके लेखन के लिए विवश करती है। लेखक अपनी इसी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से अनुभव किया, यानी कि उन्होंने हॉस्पिटल गए, सब कुछ किया, लेकिन पत्थर पे बनी उस छाया ने उन्हें कुछ ज्यादा ही विचलित कर दिया था। इसी अनुभूति के घनीभूत होते ही उसे हिरोशिमा कविता के रूप में लिखा। अब इस पत्थर पे बनी आकृति को देखकर वो इतना ज्यादा विचलित हो गए कि अब वो मजबूर हो गए अपने मन के भावों को बाहर निकालने के लिए, और उसके लिए सही जरिया क्या उन्हें मिला, वो था कविता। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी। ई पाठ में कहा है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? कटाव जिसे कि कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड, बहुत ही खूबसूरत जगह, वहां पर दुकानें नहीं है। इसका मतलब कि वो अभी एक पर्यटन क्षेत्र नहीं बन पाया। पर्यटन क्षेत्र नहीं है तो वहां पे लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं है, दुकानें नहीं है तो वहां पर पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन ना होने की वजह से वो अपनी प्राकृतिक छटा में ही है। तो ये उस क्षेत्र के लिए वरदान है कि वो अभी अपने नैसर्गिक स्वरूप में ही वहां पर है, उसमें अभी कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। अब बात आती है कि अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनने में युवा नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो ये खुद को भी जागरूक करना है और लोगों को भी जागरूक करना है कि हम घूमने तो जाते हैं, लेकिन बाकी पर्यटन ये जो क्षेत्र होते हैं उनमें किसी भी तरह का कचरा फैलाना, ये सारी चीजें सही नहीं है, जिससे पोल्यूशन होता है और वो पर्यटन स्थल अपनी नैसर्गिक सुंदरता को खो देता है। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि यदि वहां पर भी दुकानें खुल जाएंगी तो उस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाएगा। ऐसे में शायद वहां के प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अभी वहां आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित है, मतलब क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग है ही नहीं। दुकानें खुलने पर आने वाले पर्यटक यहाँ गंदगी फैलाएंगे। वाहनों के आवागमन से यहाँ तापमान और प्रदूषण में वृद्धि होगी। इस स्थान और अन्य पर्यटन स्थलों की सुंदरता को बनाए रखने में युवा नागरिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे इन स्थलों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, वृक्षों को ना काटें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जो मतलब चलते हैं सार्वजनिक, जहां पर सभी लोगों के लिए चलते हैं, नदियां एवं अन्य जल स्रोतों को दूषित ना करें एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, तभी जो है प्रकृति वो अपने वापस रूप में आ सकती है, क्योंकि हम अभी तक बहुत नुकसान कर चुके हैं प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की दिनचर्या आजकल के बच्चों की दिनचर्या से भिन्न है, कैसे? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले स्कूल का समय और अब स्कूल के समय में अंतर है। तो पहले बच्चों को सुबह समय मिलता था, नहाना धोना पूजा पाठ करने का समय मिलता था, लेकिन आजकल तो बहुत जल्दी जाना पड़ता है। आजकल पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, पहले इतना पढ़ाई को लेकर बोझ नहीं, प्रेशर नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ खेलने के जो तौर तरीके हैं बच्चों के पहले प्राकृतिक हुआ करते थे, आजकल कहीं ना कहीं काफी हद तक टेक्निकल हो चुके हैं। बच्चे जो है टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड हो गए। उस समय लोग अधिकतर संयुक्त परिवार में रहते थे तथा ग्रामीण जीवन अधिक निकट थे। पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता स्वयं के साथ भोलानाथ को पूजा में बैठाते थे, रामायण का पाठ करते थे। भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेल खेल में फसल उगाता, बारात का भी खेल खेलता। लेकिन आज कई परिवर्तन आ गए, खेल के नए उपकरण आ गए हैं, बच्चों के पालन पोषण में फर्क आ गया है, बच्चे आज मोबाइल पर अधिक निर्भर हो गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जहां पहले बच्चे परिवार और प्रकृति के नजदीक होते थे, आज वहां बदलाव है। मोबाइल है और टीवी है, इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं बच्चों को एकाकी बना दिया है। वो अकेला जीवन रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत परिवार के साथ रहने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के संदर्भ में लिखिए कि प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर टिप्पणी कीजिए। प्राकृतिक जल संचय, प्रकृति ने बहुत ही अच्छा एक जल संचय का तरीका है। वो सर्दियों में बर्फ के रूप में पहाड़ों पर जमा होती है और पूरे साल नदियों के रूप में हमें मीठा साफ स्वच्छ पानी देती है। तो ये प्रकृति का जल संचय। अब इस जल संचय को हम कैसे सुधार सकते हैं और सरकार ने इस पर क्या जो है काम किए। साना साना हाथ जोड़ी में जल संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। प्राकृतिक जल संचय को सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जलाशयों का पुनर्निर्माण जरूरी है, बहुत जरूरी है। जल उपयोग में सतर्कता व संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जल संचयन और वितरण को सुधारने के प्रयास किए हैं, जिससे जल संकट का समाधान संभव हो सका। तो जो है सरकार बहुत काम कर रही है। प्राकृतिक रूप से जो हमें जल मिल रहा है उसको संरक्षित करना है और जो हमारे पास जल है उसको अपव्यय नहीं करना है, उसे बहुत संभाल के खर्च करना है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आपके विचार से विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये पाठ हमारा जो है मैं क्यों लिखता हूं, ये पूरी तरीके से विज्ञान के दुरुपयोग पर ही आधारित है। किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु विस्फोट, जो परमाणु बम जो गिराए गए थे, उससे जान माल का इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक भी जापान कर नहीं पाया है। आज भी उसे उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो विज्ञान ने बहुत सारी चीजों का इजाद किया जो हमारी सुविधाओं के लिए थे, लेकिन हमने उसी का उपयोग करना शुरू कर दिया विनाश के लिए। अब हमें बताना है कि आज के समय में इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा। जगह जगह आप देख रहे हैं युद्ध चल रहे हैं, तो ये युद्ध भी कहीं ना कहीं इन साइंस के जरिए ही लड़े जा रहे हैं। बम, एटम बम, राइफल, गन्स, ये सभी विज्ञान का ही इजाद है। पाठ के अंतर्गत हिरोशिमा के विस्फोट की चर्चा हुई है, जिसमें विज्ञान के दुरुपयोग बुरी तरह से दिखाया गया है। रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने वहां के पदार्थ को बुरी तरह झुलसा दिया था। आदमी तो भाप बनकर ही उड़ गया था। आज आतंकवादी संसार में किसी भी जगह विस्फोट कर देते हैं। अनावश्यक वैज्ञानिक खोज और उत्पाद को रोककर हम विज्ञान के दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। तो ये देखना है कि आजकल जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो है आतंकवादियों द्वारा हो रहा है, जो आज विज्ञान का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे हथियारों के रूप में हो चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में हो। दोनों ही तरीके से उसका दुरुपयोग ही लोग कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें गलत हाथों में जाने से रोका जाए। वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव हुए। माता के अंचल पाठ के आधार पर इसे सुधारण स्पष्ट कीजिए। मतलब समझिए, पिता और माता का जो प्रेम होता है वो बच्चे के लिए समान रूप से होता है। पहले जैसा था आज भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन संबंधों में बदलाव आए। ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो माता पिता पहले बच्चों को ज्यादा प्यार करते थे अब नहीं करते, लेकिन इन संबंधों में क्यों बदलाव आए, इसका सबसे बड़ा रीजन है आजकल की व्यस्ततम जिंदगी। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मशीनीकृत जीवन जी रहे हैं, जिसके चलते हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चों के पास पढ़ाई का इतना बोझ है कि वो भी समय नहीं दे पाते। फिर इन सारी चीजों के चलते हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति हमें कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर रहना और उदारशीलता सिखाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हमारे जीवन में मिसिंग है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आधुनिक दिनचर्या, आधुनिक जो हम कहते हैं ना मॉडर्न लाइफस्टाइल। वो प्रस्तुत पाठ में तत्कालीन समाज की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। पिता और पुत्र के मध्य प्रेम, माँ और पुत्र के प्रति प्रेम, धार्मिक वातावरण होता है। बच्चों को प्रातः जल्दी उठना, प्रकृति के नजदीक जाना, जीवों के प्रति प्रेम करना आदि सिखाया जाता था। किंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बच्चा यदि माँ से गुस्सा हो जाता है तो पिता के पास जाकर अपनी मांग पूरी कर लेता है। यदि पिता डांटते हैं तो माँ के पास आ जाता है। अपने अनुकूल व्यवहार ना होने के कारण बच्चों का माता पिता से संबंध
अलग अलग दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जरूरतों ने भी इन रिश्तों का फायदा उठाना बच्चों को सिखा दिया है इस आधुनिक सभ्यता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार बनाकर बताइए कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया। तो जब उन्होंने वो पत्थर पर बनी हुई आकृति देखी जिसके आगे कोई व्यक्ति खड़ा था और जब विस्फोट हुआ तो वो भाप बनकर उड़ गया और पीछे पत्थर पर उसकी छाया बन गई। उन्होंने जब इस आकृति को देखा तो कहीं ना कहीं उनको अंदर तक जो है इससे झंझोर दिया और उसी पल लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता समझा। एक दिन हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। शायद विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें फंस गई होंगी जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो व्यक्ति वहां खड़ा होगा वह भाप बनकर उड़ गया होगा। इस प्रकार समूची त्रासदी जैसे पत्थर पर अंकित हो गई। उस छाया को को देखकर लेखक भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य के समान उगाया और डूब गया। उन्हें लगा कि जैसे लगता है जब ये विस्फोट हुआ तो वो उसी समय वही मौजूद ही थे। इसी क्षण लेखक को लगा कि अणु विस्फोट की एक प्रत्यक्ष अनुभूति में आ गया। वे स्वयं हिरोशिमा विस्फोट के भुक्तभोगी बन गए। तो इस तरीके से उस आकृति ने उन्हें कहीं ना कहीं उस पूरी घटनाक्रम को जैसे लगता है जीवंत कर दिया उनके सामने। प्रश्न संख्या 9 है, यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। बात सही है। हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं तो हम अलग अलग संस्कृतियों को भी सीखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा की। चलिए देखते हैं। यात्राओं से हम वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं से परिचित होते हैं। हम दूर बैठकर किसी स्थान की संस्कृति का अनुभव नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए, लेखिका ने कैसे यह अनुभव किया। लेखिका ने प्रार्थना के बोल नेपाली युवती से सीखी। तो ये जो प्रार्थना है ना, साना साना हाथ जोड़ी, ये उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी। तो जिस तरीके से उन्होंने एक अलग संस्कृति की जो प्रार्थना है उसको समझा। वहां के निवासी की कड़ी मेहनत, अभाव और गरीबी को साक्षात देखा। धर्म चक्र से जुड़ी आस्था और श्वेत बौद्ध पताकाओं की मान्यताओं को जाना। सिक्किम परिधान बोकू के सौंदर्य से प्रभावित हुई। पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ माँ बाप का हाथ बटाते देखा। पहाड़ी लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा। इस तथ्य से लेखिका का परिचित होना। इस तरीके से जब उन्होंने सिक्किम की यात्रा करी तो अलग अलग तरह से लोगों को देखा, अलग अलग तरह की संस्कृतियों को समझा और उन्होंने माना कि अलग अलग संस्कृतियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरे भारतवासियों के प्राण एक ही में हैं। प्रश्न संख्या 10 है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों के खेल सामग्री में क्या परिवर्तन आए। बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, क्या पहले के समय के लोग जो है प्रकृति से ही, बच्चे जो हैं वो प्रकृति से ही अपनी खेल सामग्री को जुटा लिया करते थे। फूल, पत्ता, पेड़ पौधा, ये मिट्टी, इन सब से उनको होता था। इन्हीं से वो खेलने की सामग्रियां बनाते थे। लेकिन आजकल के समय में खेलने के लिए महंगे महंगे गैजेट्स चाहिए, महंगे महंगे खिलौने चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मोबाइल गेम है, वीडियो गेम है, ये सारी चीजें चाहिए। तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रकृति से काफी दूर हो गए। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी, तो वो प्रकृति से लेते थे और वहीं से निर्मित करते थे। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके लिए खेल की सामग्री बन जाती थी, जबकि आज प्लास्टिक के खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का प्रचलन। खेल सामग्री में आए अंतर ने बच्चों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा जो खेल खेले जाते हैं
उन्होंने बच्चों को एकाकी बना दिया। अब चूंकि भाई अगर हम वीडियो गेम लेकर बैठेंगे तो हम अकेले खेलना पसंद करेंगे, मोबाइल लेके देखेंगे तो अकेले, सबसे मिलना जुलना खेलना जो है वो कम हो गया। वो गैजेट्स के जरिए अकेले ही रहना चाहते हैं। उनमें सहयोग, सहभागिता, सामाजिकता जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त होते जाएं। जब सबसे कट ऑफ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गुण भी खत्म हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए। अब आप बहुत जगह देख रहे हैं, उन सभी को आपको यहाँ जहां जहां आप देख रहे हो उनको आप मेंशन कर सकते हैं। हिरोशिमा की घटना ने संसार को पूरी तरह हिला दिया है। भीषणतम परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से इसका सबसे भयानक दुरुपयोग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कंप्यूटर जो मानव की सुविधा के लिए बनाया गया था, आज उसके नेट का ना जाने कितने ही नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मनुष्य मशीन का गुलाम बन गया है तथा इन उपलब्धियों ने बच्चों का बचपन छीन लिया है तथा उन्हें घर की चारदीवारी में कैद कर दिया है। उनकी उन्मुखता, स्वच्छंदता लुप्त हो गई है। मनुष्य मनुष्य के बीच के भावनात्मक संबंध लुप्त प्राय हो गए हैं। मानवीय संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य भी मशीनों की तरह जड़ हो गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहे हैं और हमारे अंदर उसी तरीके से संवेदनशीलता भी खत्म होती जा रही। प्रश्न संख्या 12 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? वहां के लोगों की रहन सहन, खान पान, सोच, भावनाएं, रीति, परंपराएं सभी के बारे में जानकारी दी थी जितेन नार्गे ने, है ना। देखिए, नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शाम को अपनी माँ के साथ मवेशी चराने, पानी भरने, लकड़ियों के गट्ठर ढोने का काम भी करते हैं। वहां के लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। जब कोई अप्रिय घटना या मृत्यु हो जाती है तो किसी धार्मिक स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराते हैं तथा किसी शुभ कार्य के अवसर पर 108 रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जितेन ने यह भी बताया कि प्रेल वीर से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जो वहां के लोगों की मान्यता है, मानना है, वो सभी चीजें जितेन नार्गे ने लेखिका को बताई थी। प्रश्न संख्या 13 है, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। माता के अंचल के पाठ के आधार पर बताइए। माता जो कि बच्चे के साथ ज्यादा समय तक कनेक्ट रहती है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं पिता के संपर्क में आने से पहले 9 महीने पहले माता के संपर्क में आ जाता है, तो ये रिश्ता अपने आप में घनिष्ठ हो जाता है। माँ से जुड़ाव बच्चे का ज्यादा हो जाता है क्योंकि माँ कहीं ना कहीं बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताती है। लेकिन इस पार्ट में हमने देखा कि पिता के साथ बच्चा ज्यादा समय बिता रहा है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो वो माता के पास ही भागता है क्योंकि वो उसे सबसे सुरक्षात्मक जगह लगती है। माता का अंचल पाठ में प्रकट होता है कि माता का प्रेम पिता के प्रेम से अधिक गहन होता है। बच्चे का माँ से जुड़ा हुआ ममतत्वपूर्ण रिश्ता अनमोल होता है, जिसमें वे प्रेम, समर्थन और संरक्षण पाते हैं। भोलानाथ के पिता ने उसकी भविष्यवाणी बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन विपदा आने पर भी वे अपनी माता के आंचल में छिपने गए। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित और प्रोत्साहित महसूस करता है। उसे सबसे सुरक्षित प्लेस वही लगता है, जो उन्हें अपने जीवन के हर संघर्षों से निपटने की प्रेरणा प्रदान करता है। माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्रेम के बदले बच्चे को अधिक अनुभवी और सुरक्षित बनाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं माता का प्यार जो है वो बच्चे को बहुत कुछ, अपनापन इतना ज्यादा होता है कि उसे इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न के उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया? लेखक ने बताया कि भाई किसी भी रचनाकार के लिए लिखने के 2 कारण होते हैं, एक बाहरी दबाव, एक आंतरिक दबाव। बाहरी दबाव आर्थिक मजबूरियां, जरूरतें हो सकती हैं, आपके संपादक के तकाजे हो सकते हैं, ये कारण है। लेकिन आंतरिक जो होता है वो होता है भावनाओं की अतिरेकता, बहुत अधिक भावनात्मक हो जाना, बहुत ज्यादा भावों को महसूस करना। तब एक रचनाकार मजबूर होकर जो है एक रचना का निर्माण करता है। पूरक पाठ्य पुस्तिका के अनुसार मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न के उत्तर में लेखक ने कई कारण दिए।
पहले उनके अंतरंग भावों के कारण जिन्हें वे अपने अंदर समेटना चाहते हैं और जो उन्हें आत्मविश्वास देते हैं। दूसरे, उनकी अनुभूति उन्हें लेखन के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि जीवन के अनुभव और विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करना। तीसरा, वह लिखने के माध्यम से स्वयं को ज्ञानवर्धन अनुभव करते हैं, तो उन्हें अनेक आंतरिक स्वरूप का ज्ञान देते हैं और उन्हें अपने साथी मनुष्यों से जुड़ता है। इन सभी कारणों से लेखक लिखने को एक साधना और अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं, तो ये मजबूर हो जाते हैं लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो जिस हिरोशिमा कविता की बात हो रही है उसके लिए उनका आंतरिक दबाव था, जो बहुत फेमस भी हुई थी कविता। प्रश्न संख्या 15 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ कि इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। तो देखिए क्या है, ये बात हुई थी पहाड़ी औरतों को जब उन्होंने सड़कों को चौड़ा करते हुए देखा था। बहुत खतरनाक काम था। अब उन्हें इस खतरे से काम के लिए बहुत कम मेहनताना मिलता, लेकिन वो हमें बहुत कुछ देते हैं। इन पहाड़ों पर आने जाने के लिए जो रास्ते बनते हैं इतनी सुविधाजनक, वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि इस समाज को सुविधाजनक और सुंदरता पूर्ण बनाना का काम इनके द्वारा किया जाता है और इसके बदले में वो बहुत ही कम मेहनताना लेकर इस काम को करती हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये समाज से बहुत कम लेकर बहुत ज्यादा देती। लेखिका ने ये बात उन स्त्रियों को देखकर कही जो पहाड़ों के भारी भरकम पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का श्रम साध्य कार्य करने में लगी रहती। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है पर वे देश समाज को बहुत अधिक लौटा देती। देश की आम जनता भी देश की प्रगति में भरपूर योगदान करती है और उसे उतना नहीं मिल पाता जितने की वह हकदार होती है। देश के श्रमिक एवं किसान देश की प्रगति के लिए कष्ट साध्य कार्यों में लगे रहते हैं। यदि वे कार्य ना करें तो देश प्रगति की राह पर नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा अन्य लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति में नागरिकों की भी अहम भूमिका है कि वे देश की प्रगति के लिए प्रत्येक क्षेत्र के कष्ट साध्य कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। यदि वे कार्य ना करें तो देश प्रगति की राह पर नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इन स्त्रियों को नहीं, जो ऐसे कामों को करते हैं जिससे हमको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं और बहुत ही ज्यादा इस समाज को संपन्नता और संपूर्णता मिलती है। प्रश्न संख्या 16 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि खेदुम क्या है। इसके बारे में गैंगटोक वासियों का क्या विश्वास है, क्या उन्हें सही माना जा सकता है, तर्क संगत होते हैं। तो खेदुम एक जगह है, वहां पर निवास है ना, देवताओं का निवास स्थान। देवी देवताओं के निवास स्थान को खेदुम कहते हैं। यह लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहां देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ पर गंदगी फैलाना मना है क्योंकि गैंगटोक वासियों का मानना है कि यहाँ जो कोई भी गंदगी फैलाएगा वे मर जाएगा। गैंगटोक वासी पहाड़, नदी, झरने इन सभी की पूजा करते हैं। इसी विश्वास के कारण लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। तो वहां के रहने वाले लोग पहाड़ों पर इसलिए गंदगी नहीं करते क्योंकि वो इन सभी जगहों को पूजनीय मानते हैं। अब पूजनीय जगह को तो हम लोग गंदा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम गंदा करेंगे तो भगवान इससे नाराज होंगे और इसकी हमें पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा वहां के रहने वाले लोगों का मानना है। प्रश्न संख्या 17 है, एक कृतिकार के लेखन और रचना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं क्यों लिखता हूं के आग्रह पर बताइए, के आधार पर बताइए। तो हमने जैसे बताया ये है बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव। ये 2 कारण होते हैं किसी भी रचनाकार के लिए रचना करने के लिए। सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और ना ही उनका समस्त लेखन कृति होता है। ये सही है कि कुछ कृतिकार ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था के लिए लिखते हैं, कभी संपादक के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से और आर्थिक आवश्यकताओं के चलते भी कुछ लिखते हैं। पर कुछ कृतिकार हमेशा ईमानदारी से यह भेद बनाए रखते हैं कि कौन सी कृति उनकी आंतरिक प्रेरणा का फल है और कौन सी लेखन बाहरी दबाव का।
पर बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं लगता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निर्मित बनता है। तो जो बाहरी दबाव होता है वो कहीं ना कहीं अंदर के जो भावों हैं उनको निकालने का बस एक साधन मात्र होता है। बाहरी दबाव इतने ज्यादा उद्वेगित नहीं होते कि मन की बातों को बाहर लाया जा सके। प्रश्न संख्या 18 है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। तो हमने देखा बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उन्हें साथ न रखकर वृद्धाश्रम पहुंचा देते। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे, विचार प्रकट कीजिए। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते है ना। देखिए क्या, बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से कुछ उन्हें अपने साथ न रख के वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। वर्तमान में युवा पीढ़ी द्वारा संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार को प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि समझना, बढ़ती उपभोक्तावादी सोच और संवेदनशीलता में कमी आना। तो कहीं ना कहीं जब हम आधुनिक जो दिनचर्या निभा रहे हैं उसमें हमारी भावनाओं को बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर पर ला दिया है। हमारे अंदर से विनम्रता, स्नेह, संवेदनशीलता ये सब खत्म होती जा रही। स्वयं से या परिवार से अपने माता पिता को दूर रखने के प्रमुख कारण ऐसे में हमें उन बच्चों को भावनात्मक रूप से समझाना चाहिए कि वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजकर उनके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। ऐसा करने से पूर्व वे माता पिता के स्थान पर स्वयं को रख कर देखें कि यदि कल को उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उन्हें कैसा लगेगा। तो आप जो कर रहे हैं वैसा व्यवहार कल आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। सिर्फ यही समझाने मात्र से शायद वो लोग समझ जाएं जो ऐसा करते। प्रश्न संख्या 19 है, रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए क्या है कि इंसान जब अंदर से बहुत ज्यादा विचलित होता है तब मजबूर हो जाता है लिखने के लिए, खास तौर से कृतिकार या रचनाकार। ये हमारे लेखक के साथ भी हुआ है ना। आगे के अनुसार भीतरी व्यवस्था लेखन के लिए विवश करती है और यह व्यवस्था अनुभूति से उत्पन्न होती है, यानी कि हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं उससे उत्पन्न होती है। अनुभूति किसी रचनाकार के हृदय के समस्त भावों को बाहर निकालती है। हमने जो महसूस किया अब वो मेरे सारे भाव हैं, तो हम कोई रचना निर्माण करके अपने सारे भावों को बाहर निकालेंगे और उन्हें प्रकट करने में अधिक सक्षम होती है। जब तक हृदय की अनुभूति ना जागे लेखन कार्य संभव नहीं। आगे जी बाहरी दबाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति को लेखन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हम जो सामने देखते हैं और हमें बाहर से जो दबाव पड़ते हैं लिखने के लिए, उससे कहीं ज्यादा जो लेखन के लिए महत्वपूर्ण है वो है भीतरी दबाव। जो हम अनुभव कर रहे हैं उनको लिखना। अनुभूति ही हृदय में संवेदना जागृत करके लेखन के लिए विवश करती है। लेखक अपनी इसी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से अनुभव किया और इसी अनुभूति से घनीभूत होते ही उसे हिरोशिमा कविता के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा वो विचलित हुए और यही कारण था कि उन्होंने लिखा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। क्या दिया गया है? वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित असंपूर्णता है। पेड़, पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। बात सही है। हमने क्या किया? हमने प्रकृति से इतना कुछ दोहन कर लिया है कि उसकी अपनी लय बदल चुकी है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार से कर सकता है। तो हमने जो कुछ बिगाड़ा है उसे सुधार कर सकते हैं। हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, उसे स्वच्छ करके कर सकते हैं। हमने पेड़ों को काटा है, पेड़ों को लगाकर प्रायश्चित कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या है, वर्तमान पीढ़ी ने प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन किया
वृक्षों के कटाव को बढ़ते प्रदूषण ने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। इससे प्रकृति की लय, ताल और गति बिगड़ गई और भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसे भयावह दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। निश्चय ही अपनी इस भूल को सुधारने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे बहुत संभाल कर रखना होगा। आवश्यकता है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, वृक्षों को ना काटें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वाहनों का यथासंभव कम प्रयोग करें। तो अब जिन सब चीजों से पोल्यूशन हो सकता है उन्हें हमें रोकना है। साथ ही पॉलिथीन, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, अपशिष्ट पदार्थों और नालियों के गंदे पानी को पवित्र नदियों में ना जाने दें। समय रहते मनुष्य को सचेत होना होगा। प्रकृति और पर्यावरण की करहा सुनकर उसे उसके अनुकूल व्यवहार करना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं कि जब हमें इस भयंकर दुष्परिणाम झेलने होंगे। हमें प्रकृति और पर्यावरण मित्र की भूमिका संकल्पित होकर निभानी होगी। बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति को मित्र समझकर कार्य करें। ठीक है, तो ये थे हमारी कृतिका बुक के कुछ प्रश्न जो हमने आज आपको कराए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। अब हमारा काफी हद तक जो है वो हम जो प्लानिंग करके आए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वो हो गई। अब आपकी शुरू होंगे वन शॉट रिवीजन। हर एक चैप्टर के हम वन शॉट रिवीजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इन्हीं सब को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप एक बार में ही पूरा चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हीं के रिवीजन आपको कराएंगे। मिलते हैं जल्दी ही आगे आपसे इन रिवीजन वन शॉट रिवीजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।